बस और आज जिस चीज़ को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बायोजियोकेमिकल साइकिल। एनर्जी कंपोनेंट के अंतर्गत इसको हम लोग पढ़ेंगे आज। और फ्लो ऑफ एनर्जी पैटर्न को देखेंगे, न्यूट्रिएंट के मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे इसमें। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे उठते हैं, तो इसलिए इसको कंप्लीट देखिएगा। लास्ट में भी मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स रख रखे हैं, तो उसको भी आप जो है देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश तिवारी। तो जब मैं ये चार्ट आप लोगों को दिखाता हूँ तो इसके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि फ़िलहाल हम लोग अभी कहाँ पर हैं। तो हम लोग एनर्जी कंपोनेंट को डिस्कस कर रहे हैं और एक लड़के का मेरे पास मैसेज आया था कि सर फायर फैक्टर अक्सर कभी कभी पूछ दे रहा है, नया चीज़ है। तो एमएससी के एक सिलेबस में नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के लास्ट यूनिट में जो है फायर फैक्टर के बारे में है, रोल ऑफ फायर फैक्टर। तो मैं इसको नेक्स्ट इसके वीडियो के जस्ट बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में आपकी ख्वाहिश को पूरी कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। कोई सुझाव रहा करे तो आप बताया कीजिए, कोई रिक्वायरमेंट रहा करे तो आप बताया कीजिए, कोई कमी रह जाया करे तो भी बताया कीजिए, मैं उसको ऐड करके अपलोड कर दूंगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना एनर्जी कंपोनेंट का सेगमेंट। तो एनर्जी को हम देख रहे हैं तो दो तरीके से एनर्जी के फ्लो को हम समझते हैं। एक होता है डायरेक्शनल फ्लो। डायरेक्शनल फ्लो मतलब कि उसकी दिशा निर्धारित होती है और वो एक दिशा की बात करते हैं। अगर हम इकोसिस्टम में सॉरी जुकाम हो रखा है, अगर हम इकोसिस्टम में फ्लो की ऑफ एनर्जी की बात करें और एनर्जी के पैटर्न को देखें तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। मतलब एक ही दिशा में, जिसमें 10% लॉ के थ्रू आता है। 10% लॉ का वीडियो एंड स्क्रीन पर रहेगा, आप उसको वहाँ से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिलहाल अगर आप यहाँ पर हैं तो मतलब उस वीडियो को देख लिए होंगे, और जो बच्चे नहीं देखे होंगे उनके एंड स्क्रीन पर रहेगा। बायोजियोकेमिकल साइकिल का कंप्लीट नोट्स इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का एक लिंक दिया हुआ है, उसमें मैं डाल दूंगा 2 दिन में कंप्लीट करके, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके अपना नोट्स बना सकते हैं। डायरेक्शनल कंपोनेंट होता है जो एनर्जी का फ्लो, और एक होता है साइक्लिक पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर 2 प्रकार का देखा गया, एक है कंप्लीट और एक है इनकम्प्लीट। और इसी सब चीज़ों को हम लोग आगे आज आपको ब्रीफ में देखने को मिलेगा। तो एनर्जी कंपोनेंट को थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं। तो आपने 10% लॉ में देखा होगा कि सन से लाइट आती है, प्रोड्यूसर उसको इस्तेमाल करते हैं, उसका 10% वो इस्तेमाल कर पाते हैं, रेस्ट जो है उसकी एनर्जी जो है उसमें लॉस हो जाती है उनके मेटाबॉलिज्म में। जो लॉस होता है वो इन फॉर्म ऑफ हीट लिबरेट होता है। फिर प्रोड्यूसर कंज्यूम होते हैं बाय कंज्यूमर्स, तो वहाँ पे भी 10% ही स्टोर होता है, रेस्ट लिबरेट हो जाता है। और ये लिबरेशन जो होता है वो इन फॉर्म ऑफ हीट होता है। अगर प्लांट कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम नहीं किए गए, वो डेड हो गए, डिकम्पोज हो रहे हैं, तो डिकम्पोजर्स उसका इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पे भी ब्रेक डाउन होता है। और ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस होकर फिर वो कंपोनेंट इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्लांट तक पहुँचता है। तो ये एनर्जी का एक फ्लो है, एक पैटर्न है। इसी तरह मिनरल्स भी फ्लो करते हैं, इसी तरह मिनरल्स और मटेरियल्स भी फ्लो करते हैं, जिनको हम बायोजियोकेमिकल साइकिल में देखेंगे। ये तो इसका मैं थोड़ा सा 10% लॉ का आपको रिकैप करा रहा हूँ कि कैसे एनर्जी को एक पायदान से दूसरे पायदान, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे वो ट्रांसफ़र हो रही है। यही ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी आप मिनरल साइकिल में भी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि मिनरल साइकिल में ट्रांसफॉर्मेशन ट्रॉपिक लेवल्स का जिक्र नहीं आता है, उसमें भी आप इसको देखेंगे। तो जैसे प्रोड्यूसर के पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, प्रोड्यूसर के बाद से प्राइमरी कंज्यूमर के पास उसकी ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है जब वो खाते हैं उनको। फिर ऐसे ही ऊर्जा का लेवल जो है वो ट्रांसफ़र होता है इन फॉर्म ऑफ पिरामिड्स भी इसमें है। तो पिरामिड का भी आई लिंक में मैं डाल दूंगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा। इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जेटिक्स में भी है। वैसे तो 10% लॉ को मैंने पूरा उसी में डिस्क्राइब कर दिया है, जहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल को देखें, अब ये वो सर्कुलर कंपोनेंट की बात हो रही है, साइक्लिंग। देखिए, जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है, न्यू जो आपका मटेरियल साइकिल है, ये मटेरियल साइकिल फंडामेंटल लाइफ साइकिल है इन्वायरमेंट की। फंडामेंटल तो वैसे इन्वायरमेंट में कई साइकिल्स हैं, पर मेजर जो है वो बायोजियोकेमिकल साइकिल है। न्यूट्रिएंट इससे फ्लो होता है, एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जाता है।
डायरेक्ट न्यूट्रिएंट प्लांट एक्यूमुलेट नहीं कर सकता है, इसीलिए जो मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको हम इसमें देखते हैं। एबायोटिक, बायोटिक से एबायोटिक और एबायोटिक से बायोटिक, ये जो मूवमेंट होता है न्यूट्रिएंट्स का, मिनरल्स का, इसको हम स्टडी करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल में। और जो मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो एक होराइज़न से दूसरे होराइज़न में एनवायरनमेंट के ही हो रहा है, तो उसको हम एनवायरमेंटल होराइज़न कहते हैं। ये टर्म मैंने ही रखा है। इन्वायरमेंटल होराइज़न की बात करें तो इसमें आपका बायोटिक मतलब कि बायोस्फीयर कंपोनेंट, और एबायोटिक की बात करें तो उसमें एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर तीनों ही आ जाता है। मतलब एबायोटिक और बायोटिक को क्लम्प कर दें अगर तो इन्वायरमेंटल होराइज़न बनता है। और ये इन्वायरमेंटल होराइज़न अगर हम किसी कंपार्टमेंट में अध्ययन कर रहे हैं तो वो कंपार्टमेंट हमारे प्लेनेट का होगा, अर्थ का होगा। ऐसा नहीं है कि ये जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है न्यूट्रिएंट की वो हमारे ही अर्थ पे हो। जिस भी प्लेनेट पे जीवन होगा उसके प्लेनेट के जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो इसी मोड से ट्रांसफ़र होंगे। यही एक मैकेनिज़्म होगा जिससे वो ट्रांसफ़र होंगे। यदि वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और वो इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। हालांकि मार्स पे भी जो है, और मरकरी पे, और सभी 8 प्लैनेट्स पे आपके कोई ना कोई लाइफ फॉर्म तो होगा ही, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सरवाइव करने वाला लाइफ, एक्सट्रीमोथर्मोफाइल्स या हाइपोथर्मोफाइल्स या एक्सट्रीमली एसिडोफाइल्स, इस तरह के स्पीशीज़ वहाँ पे होंगे डेफिनेटली। क्योंकि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहने वाले स्पीशीज़ में एसएच प्रोटीन पाया जाता है, और एसएच प्रोटीन जो होता है वो उनको एडाप्टिबिलिटी देता है कि वो उस इन्वायरमेंट को सस्टेन कर ले जाए, उनका जो डीएनए है वो रैप्चर होने से बच जाए। खैर, तो बायोजियोकेमिकल साइकिल में जो कंपोनेंटल फ्लो हो रहा है वो बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल और केमिकल एस्पेक्ट्स में होता है। और ये साइकिल में आप हर पॉइंट पर देखेंगे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर इंटरेक्ट होते हुए सॉलिड, लिक्विड, गैस के कंपोनेंट्स के फॉर्म में मूवमेंट को आप देखेंगे। प्लांट अपटेक तभी करते हैं न्यूट्रिएंट्स को जब वो सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में वो ब्रेक डाउन हो जाए, या इनऑर्गेनिक में भी रहे अगर तो वो सिंपलर कंपोनेंट में रहे जो इजीली एड्सॉर्ब्स या जो है एसिमिलेट होते हैं। टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल की बात करें तो मूलतः पूरे धरती पर 2 प्रकार के बायोजियोकेमिकल साइकिल को डिवाइड किया गया है। हालांकि फेजेस की बात करें तो आपका एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, और जो है इसमें भी आ जाएगा आपका बायोजियोकेमिकल साइकिल, बायोस्फीयर में भी आ जाएगा। पर अगर हम ग्लोबली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें 2 भाग में तो 2 ही तरीके हैं, या तो वो गैसियस होगा या तो वो सेडिमेंट्री होगा। गैसियस मतलब कि उसका रिजर्वायर जो होगा, जो उसका सोर्स होगा, सोर्स मस्ट बी एटमॉस्फियर, सोर्स मस्ट बी इन एटमॉस्फियर। अबंडेंट सोर्स हो या माइनर सोर्स हो उससे मतलब नहीं है, वो सोर्स उसका वायुमंडल होगा। और अगर हम बात करें सेडिमेंट्री की तो उसका सोर्स जो होगा वो क्रस्ट होगा। अब बात आती है कि रिजर्वायर्स क्या है। रिजर्वायर्स मतलब कि वह जगह जहाँ पर वो प्रचुर मात्रा में रखा गया हो। जैसे कि पैसे की बात करें तो पैसा की जो सबसे रिजर्वायर है वो बैंक होता है। बैंक इज़ अ रिजर्वायर कह सकते हैं आप, ठीक है। जो छोटे छोटे बैंक्स हैं, क्लस्टर्स, ये एक रिजर्वायर हैं। ये बड़े क्लस्टर से जुड़े होते हैं जिसको हम रिजर्व बैंक कहते हैं, जो फॉर्मुलेटिंग अथॉरिटी होती है, ठीक है। तो इसी तर्ज पे अलग अलग रिजर्वायर्स होते हैं। तो 2 रिजर्वायर्स, इन रिजर्वायर्स को 2 भाग में बांटा गया है, एक गैसियस और एक सेडिमेंट्री। अब बायोजियोकेमिकल साइकिल को अगर हम गैसियस फेज की साइकिल में देख रहे हैं तो जो है उसमें आएगा आपका नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल और आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसको मैंने हाइड्रोलॉजी में ऑलरेडी डिस्कस किया है हाइड्रोस्फीयर में, पर इसको यहाँ पे भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। सेडिमेंट्री साइकिल में तो सभी आपके सेडिमेंट न्यूट्रिएंट मिनरल्स आ जाएंगे, जैसे कि आयरन है, कोबाल्ट है, मैंगनीज है, मैग्नीशियम है, जिंक है, फास्फोरस है, सल्फर है, पोटेशियम है। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। अब शुरुआत करते हैं, सबसे पहला साइकिल हम लेते हैं नाइट्रोजन। देखिए क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन साइकिल से क्वेश्चन आता है, वाई? कभी सोचा है? क्योंकि
नाइट्रोजन जो होता है वो एक्चुअली में इस प्लैनेट का एक बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल भी है। बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल मतलब कि कहाँ से नाइट्रोजन की बात हो गई, तो ये शुरू हुई कहानी उसके प्रोटीन सिंथेसिस होकर एमिनो एसिड सीक्वेंसिंग में। जब एमिनो एसिड जो है, एमिनो एसिड का जो कंपोनेंट है फंडामेंटल, वो नाइट्रोजन है, और यही नाइट्रोजन जो है विघटित होकर एमिनो एसिड फॉर्म में जाता है। और एमिनो एसिड जो है हम सभी जानते हैं कि हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। तो अब इसीलिए नाइट्रोजन साइकिल को पे बहुत ज़्यादा इम्फेसिस रहता है लोगों का। एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी बहुत सारे नाइट्रोजन साइकिल से आते हैं। ठीक है, तो पहले हम जो नाइट्रोजन साइकिल हमारे सामने है इसको समझेंगे। बहुत सरल है, बहुत सरल है, जरा सा भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत इसमें नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ, इसको आप बहुत गौर से सुनिएगा, एकदम कहानी की तरह सुनिएगा। नाइट्रोजन साइकिल में आप देख रहे हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन मौजूद है 78%, 78.8% समथिंग, वो उसमें वीडियो में पिछले लिंक्स के हैं। अब ये नाइट्रोजन हमारे धरती पर आया, ठीक है। धरती पर आने के दो प्रोसीजर्स हैं मुख्यतः, वैसे तो तीन हैं, एक मैन इंजीनियर्ड भी रख लेते हैं। पर पहला है कि बाई इलेक्ट्रिफिकेशन, बिजली के कड़कने से और पानी के बरसने से वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन, चाहे वह पोल्यूटेंट के ही फॉर्म में क्यों ना हो, वो धरती पर प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, अब ये धरती पर आ गया, नाइट्रोजन धरती पर आ गया। अब धरती पर जहाँ गिरा, अगर वहाँ पे प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पास रूट नोड्यूल्स हैं, उन प्लांट्स को कहते हैं लिग्यूमिनस प्लांट्स। ठीक है, तो रूट नोड्यूल है और लिग्यूमिनस प्लांट हैं, तो वहाँ पर वो रूट नोड्यूल में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक, वहाँ पे रहने वाले नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो रूट नोड्यूल में रहते हैं लिग्यूमिनस, वो वहाँ पर उसको मेटाबोलाइज कर देंगे, प्लांट उसको अपटेक करेगा, यूज़ करेगा। अगर रूट लिग्यूमिनस प्लांट वहाँ नहीं है तो वो सॉइल में गया। ठीक, सॉइल में गया, सॉइल में भी मौजूद होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सॉइल में इसको कन्वर्ट करेंगे अमोनिया में। नाइट्रोजन टूटेगा सॉइल के अंदर बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो बनेगा पहला प्रोडक्ट जो है वो है अमोनिया। ठीक, अमोनिया बनने की प्रक्रिया को अमोनो नाइट्रोफिकेशन कहते हैं। और जब अमोनिया बनता है तो अमोनिया बनने के बाद से उसमें उसको और भी सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होना होगा। अभी हम सिंपल साइकिल पे चल रहे हैं, और भी सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन होंगे। तो वो जो सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन होंगे उनको हम कहेंगे नाइट्राइट्स। अमोनिया ब्रेक डाउन होंगे नाइट्राइट्स में, और नाइट्राइट्स टूटकर नाइट्रेट बनाते हैं। ठीक है, अब जो अमोनिया टूटकर नाइट्राइट्स बनेगा, ये नाइट्रिफिकेशन प्रोसीजर कहलाता है। और ये नाइट्रिफिकेशन प्रोसीजर जो है ये नाइट्रेट बनने तक होता है। इसको ध्यान रखिएगा, सवाल पूछ दे कि अमोनिया टूटकर नाइट्राइट बना, प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। अब दूसरा सवाल पूछ दे, अमोनिया टूट के नाइट्रेट बना, तो प्रोसेस इज नोन एज अब क्या हो रहा है, उस दौरान आप अपने सर को खुजा रहे हैं या पेन को गोल गोल घुमा रहे हैं या तो टॉस करने के मूड में हैं। अमोनिया टूट के नाइट्रेट बनेगा तो भी वो प्रोसेस नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। अमोनिया टूट के नाइट्रेट बनेगा, नाइट्राइट बनेगा तो भी नाइट्रिफिकेशन कहता है। मतलब नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस अमोनिया के नाइट्रेट बनने तक चलता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर ये नाइट्रेट प्लांट के द्वारा, जिसमें कि नोड्यूल्स नहीं होते हैं, उसमें एसिमिलेट हो जाता है, अपटेक कर लिया जाता है। कुछ नाइट्रेट्स डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा, अब ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन। अब ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करेंगे, इस नाइट्रेट को तोड़ देंगे। जब इस नाइट्रेट को तोड़ेंगे तो इसमें से नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। ठीक है, और रिलीज होकर कहाँ जाएगी, वापस
वापस, ये देख रहे हैं, वापस गई, प्लांट के द्वारा एसिमिलेट हो गई और कुछ अमाउंट इसका वापस चला गया। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, अमोनिया बाई नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा ही नहीं बनता है। जैसे डेथ एंड डीकम्पोजिशन के द्वारा जब डीकम्पोजर सैप्रोफिटिक इकोसिस्टम में नाइट्रोजन को माने कि जैसे मान लीजिए कि कोई प्लांट है या कोई एनिमल है, वो डेथ और डिकम्पोज हो रहा है, तो डिकम्पोजर्स उसको एरोबिकली या एनएरोबिकली तोड़ते हैं, उनके ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को तोड़ते हैं, तो वहाँ से भी अमोनिया मिलता है। ठीक है, और यह अमोनिया फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होता है, और ये नाइट्राइट्स फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, और फिर ये एसिमिलेट होगा प्लांट्स में, और यही नाइट्रेट डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में डिजॉल्व हो जाएगा, वायुमंडल में चला जाएगा। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जब तोड़ते हैं तो नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ गैस रिलीज हो जाती है। यह साइकिल में आप देख रहे होंगे इसमें कंपोनेंट्स को, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है, एंड सेप्रोट्रॉफ्स। ठीक, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर, देख रहे हैं, तीनों सेगमेंट चल रहा है, तीनों सेगमेंट चलेगा। इसीलिए ये भी फ्लो ऑफ ऊर्जा ही है एक तरह का, और इसीलिए बायोजियोकेमिकल साइकिल जो है वो साइक्लिक फॉर्म में मटेरियल के ट्रांसफॉर्मेशन को हम पढ़ते हैं इसके माध्यम से। अब आप देख रहे होंगे, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि नाइट्रोजन धरती पर आया तो अमोनिया बनेगा। नाइट्रोजन धरती पर आया, धरती पर मतलब सॉइल के अंदर गया तो वो ब्रेक डाउन होकर अमोनिया बनेगा, और अमोनिया बनने के बाद से फिर वो नाइट्रेट बनेगा। बीच में अमोनिया जो है वो टूटता है जब, तो नाइट्राइट बनता है, और ये फिर विघटित होकर नाइट्रेट बना लेता है। ठीक है, यही नाइट्रेट एसिमिलेट हो जाता है उन प्लांट्स में जिनके रूट में न्यूड्यूल्स नहीं होते हैं। ठीक है, और कुछ अमाउंट ऑफ अमोनिया जो नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ है वाया नाइट्राइट, ये डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा फिर वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसमें से इसको तोड़ते हैं जब नाइट्रेट को, तो वो नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ गैस रिलीज हो जाती है। ठीक, क्लियर। अब इसमें आप सवाल आता है, एक तो सवाल मैंने बताया अमोनिया और नाइट्रेट वाला, नाइट्रिफिकेशन। एक सवाल आता है कि नाइट्राइट टूट कर नाइट्रेट बना, ठीक है, नाइट्रेट टूट कर नाइट्रोजन बना। ठीक, तो नाइट्रेट टूटकर जब नाइट्रोजन बनेगा तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? डीनाइट्रिफिकेशन। द प्रोसेस इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन, एंड द बैक्टीरिया यूज फॉर डीनाइट्रिफिकेशन इज नोन एज डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक, क्लियर। तो दो मुख्य प्रोसेस, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस जहां पर वो नाइट्रेट आपको वायुमंडल में वापस रिजर्वायर में पहुंचा रहा है, वो है डीनाइट्रिफिकेशन। तीन मेजर प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने को नाइट्रोजन साइकिल में मिलते हैं। यही चीज़ को यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया। नाइट्रिफिकेशन, कौन से माइक्रो एक्टिव होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, नाइट्रोबोरास, नाइट्रोबैक्टर। डीनाइट्रिफिकेशन में एक्टिव जो माइक्रोब्स होंगे वो स्यूडोमोनास, एक्रोमोबैक्टर, माइक्रोकोकस होते हैं। अभी आगे और भी हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो आपको मैं बताऊंगा। एक सिंपल साइकिल है जिसको हम देख रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की। नाइट्रोजन अमोनिफिकेशन सीधा है, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन, और वापस पहुंच गया वायुमंडल में। तो ये कंप्लीट साइकिल है। नाइट्रोजन का टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो देखिए, नाइट्रोजन जो है वो एक तो आपका सोर्स बेस ये फिक्सेशन है। तो पहला है कि वायुमंडल से जो नाइट्रोजन हमारे धरती पर आ रहा है
वो नाइट्रोजन बाया नेचुरल फॉर्म प्रोसेस में आएगा। तो नेचुरल फिनोमिना है, जैसे बिजली के कड़कने पर नाइट्रोजन जो है आता है धरती पर। बिजली का कड़कना बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि जब बिजली कड़कती है, थंडर शाइन होता है, तो दो क्लाउड आपस में जो है ट्रांसफॉर्म मूवमेंट करते हुए बढ़ते हैं, माने एक दूसरे के ऊपर से रगड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इससे पॉजिटिव और निगेटिव आयन आपस में इंटरेक्ट होते हैं, क्योंकि बादलों में आयंस होते हैं, पानी होता है, पानी में आयंस है। ये आयन आपस में इंटरेक्ट करते हैं और ये चिंगारी उत्पन्न करते हैं, जिसको हम बिजली कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी भी आप दो तार को पॉजिटिव नेगेटिव को टच करेंगे तो वो स्पार्क करता है ना, ठीक उसी तरह स्पार्किंग होती है, तो उसको हम थंडर शाइनिंग कहते हैं। बिजली के कड़कने से एक तो नीचे नाइट्रोजन गिर रहा है, किसान खुश हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, उसके ऊपर क्या होता है, बिजली वाला बादल जब कड़कता है तो उसके ऊपर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ओजोन बनाने में लगे रहते हैं। ओजोन के फॉर्मेशन की प्रोसीजर में बिजली का कड़कना भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये आपको कहीं मिलेगा नहीं जल्दी। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? जो मैन ऑटोमोबाइल पोल्यूशन से जो नाइट्रोजन वायुमंडल में जा रहा है, अगर ये कम मात्रा में प्रेसिपिटेट होता है तो फिक्स हो जाएगा, नहीं तो वो तो सॉइल ही खराब कर देगा। ठीक है। फिर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम के द्वारा होता है, बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा होता है। ठीक, ये हम जानते ही हैं। सॉइल के अंदर होगा, माइक्रोब्स के द्वारा होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये तीन मुख्य प्रकार के नाइट्रोजन फिक्सेशन हैं। हम लोग भी खुद भी नाइट्रोजन जो है फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। अमोनियम नाइट्रेट जो फर्टिलाइजर्स है, जिसको हम यूरिया के नाम से जानते हैं, वो क्या है? नाइट्रोजन ही तो है, एनपीके है, नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस है। क्या है? नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस। अब ये किस विधि से बनता है नाइट्रोजन? नाइट्रोजन ह्यूमन बीइंग किस विधि से बनाता है? सबसे ज़्यादा किस विधि से बनता है? इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री है ये। हाइबर विधि होती है हम जिससे नाइट्रोजन बनाया जाता है। ठीक। अब जो स्टेजेस हैं नाइट्रोजन साइकिल में, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन आता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट होना। फिर उसके बाद से आपका जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, इसके बाद नाइट्रिफिकेशन आता है। नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया नाइट्राइट से नाइट्रेट के में कन्वर्ट हो जाता है। एसिमिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि बैक्टीरिया प्लांट जो है आपके नाइट्रोजन कंपाउंड को विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स अपटेक करते हैं। ठीक है। इसके बाद से अमोनिफिकेशन आता है। अमोनिया कैसे बनेगा? अमोनिया बनेगा जैसे कोई सड़ा गला, कोई मान लीजिए कि कोई गड्ढा है जिसमें आप सब्जी का छिलका और ये सब डंप कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो है दो प्रोसेस होगा, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक में बैक्टीरिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अमोनिया बनाएंगे, एनारोबिक में बैक्टीरिया ऑक्सीजन के एब्सेंस में अमोनिया बना देंगे, और फिर ये अमोनिया जो है टूटता है, नाइट्रिफिकेशन फिर होगा, और ये जो है टूटकर नाइट्राइट और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनेगा, और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनेगा, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनेगा। क्या टूटकर? अमोनिया टूटकर नाइट्राइट बनेगा। और नाइट्रेट बनने के बाद से ये नाइट्रेट का कुछ और पोजीशन टूटकर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा तोड़ा जाता है, और तोड़ने के बाद से ये गैसियस फॉर्म में वायुमंडल में वापस पहुंच जाता है। ठीक। तो ये हो गया आपका पूरा नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन साइकिल को याद करने का सही तरीका और आसान तरीका होता है। आपका जो अंगूठा है, अंगूठा जो है वो सबसे मोटा होता है उंगलियों में, तो अंगूठा हो गया रिजर्वायर। ठीक है, रिजर्वायर हो गया ये नाइट्रोजन का। अब ये नाइट्रोजन गिरा तो सॉइल पे गिरा तो अमोनिया बना। ठीक है, पॉइंटर फिंगर, फिर टॉल फिंगर जो होगी आपकी, ये नाइट्राइट बनाई। ठीक, नाइट्राइट टूटा तो बना नाइट्रेट, और नाइट्रेट टूटा तो क्या बनेगा? एक तो वो एसिमिलेट होगा बाय प्लांट, और फिर
वो वापस एटमॉस्फेयर में चला जाएगा बाई डीनाइट्रिफिकेशन। पूरे धरती पर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने अंगूठे से अपनी ये बाकी सारी उंगलियां टच कर सकता है, और ऐसा कोई प्राणी नहीं है। ठीक है, तो इसको याद आप ऐसे कर सकते हैं। फिर आइए ऑक्सीजन साइकिल, सबसे सरल साइकिल। वायुमंडल का ऑक्सीजन हम लोग सांस के थ्रू लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्लांट उसको अपने फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करके फिर से उसको ब्रेक डाउन करके ऑक्सीजन को रिलीज करता है। इसीलिए कहता हूँ कि प्लांट लगाओ। अगर प्लांट नहीं लगाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में घटने लगेगी, और घट रही भी है, क्योंकि समुद्र में मौजूद कोरल तो नष्ट हो रहे हैं। गर्मियों के दिनों में हार्ट के केसेस डिजीज़ के बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा उस दौरान कम होती है। हाई टेम्परेचर पे जो ऑक्सीजन है वो विघटित हो जाता है, बहुत दूर रिपार्ट हो जाता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टूट जाते हैं। अब स्टेजेस ऑफ ऑक्सीजन साइकिल की बात करें। स्टेजेस ऑफ ऑक्सीजन साइकिल में हम देखेंगे, पहला स्टेज जो है ग्रीन प्लांट से जो रिलीज़ हो रहा है, फिर ये सेकंड स्टेज है आपका एनारोबिक ऑर्गेनिज्म जो इसको फ्री ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन, फिर इसके बाद से आप देख रहे हैं कि एनिमल एक्सेल कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को बैक रिलीज़ कर रहा है वायुमंडल में। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन साइकिल फिर इसी तरह बैलेंस फॉर्म में प्लांट इसको फिर से वापस जो है ये चक्र को चलाती रहती है। ये देख रहे हैं, ये चक्र हमेशा चलता रहता है, इससे ऑक्सीजन बैलेंस फॉर्म में हमारे अर्थ पे रहता है। प्रोसेस क्या है हमारे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में? देखिए, ब्रीदिंग, सांस लेना, डीकम्पोजिशन, किसी चीज़ का जो विघटन होता है, कभी माइक्रोबियल डीकम्पोजिशन हो रहा है एरोबिकली तो उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। कंबस्चन, किसी चीज़ को जलना है तो उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। रस्टिंग, जंक लगना भी ऑक्सीजन के कारण ही होता है। कार्बन साइकिल, नेक्स्ट वन इज कार्बन साइकिल। कार्बन की बात करें तो कार्बन साइकिल मीन्स कि कार्बन वी टॉकिंग अबाउट इज इन फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में है, इसका बढ़ना भी दिक्कत, इसका घटना भी दिक्कत। एक हिंदी में अलंकार है, कनक कनक की 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर या पाए बौराए। ठीक है, माने कि कनक एक मतलब सोना, एक कनक मतलब कि जो है आपका धतूरा। उसी तरह जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी मात्रा ज़्यादा हो गई तो ग्लोबल वार्मिंग, कम हो गई तो ग्लोबल कूलिंग। ठीक, दोनों ही केस में होमो सैपियंस सैपियंस एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को मैनेज करने के लिए कई सारी सोर्सेज हैं, जैसे आपका ज्वालामुखी है, फिर उसके बाद से आपका ओशंस हैं, कार्बन के सिंक हैं जहाँ पे वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो कार्बन की बात करें अगर, तो कार्बन के कई सारे रिजर्वायर्स बन जाते हैं, जैसे कि ओशन भी है कार्बन का रिजर्वायर कार्बन डाइऑक्साइड का। उसके बाद से आपका फॉरेस्ट भी है कार्बन डाइऑक्साइड का रिजर्वायर, मतलब लिथोस्फेरिक सेगमेंट। ठीक है, और एटमॉस्फेयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड है ही। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है सॉइल में, और फिर ये फॉसिल्स बनाने में मदद करता है, जहाँ पे वो फॉसिल से आपको याद आ रहा होगा, कार्बन से फॉसिल्स दो महत्वपूर्ण बनते हैं, एक है आपका डायमंड और दूसरा है आपका पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल। दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। अब ये कार्बन साइकिल का ओपन और ज़्यादा इलेबोरेटेड रूप है, जिसमें सोर्स से कार्बन अलग अलग फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड डिपॉजिट भी हो रहा है और वायुमंडल में वापस भी जा रहा है। अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर का जो कार्बन है वो स्टोर होता है। दूसरा ओशन में, जो मैंने अभी जस्ट बताया है, ओशन में जो कार्बन स्टोर है, इसमें बायोस्फीयर कार्बन स्टोरेज एक सोर्स, जिसमें कि बायोस्फीयर में बायोमास में स्टोर होता है। जैसे जब हम पेड़ काटते हैं या जंगलों का जलना, तो मैसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में रिलीज हो जाता है। कार्बन हर जगह पे है, कार्बन जो है आपका हर जगह एवरीवेयर है। आपका जो पेन है वहाँ से लेकर आपकी बाइक का जो पार्ट्स हैं वो सब कार्बन के हैं। आपके चश्मे के फ्रेम से लेकर आपके लैपटॉप और आपके
टैबलेट आपके जो है सारे कंपोनेंट्स मैक्सिमम, स्विचेस आपके, जो क्लॉक्स हैं, घड़ियाँ, ये सब कार्बन की बनी हुई है। अब अगर कार्बन को देखा जाए तो कार्बन वही चीज़ जो मैंने बताया कि एसिमिलेटेड इन एटमॉस्फियर, कार्बन डाइऑक्साइड फिर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, कंज्यूम बाय द एनिमल्स। अब प्लांट को वो एनिमल कंज्यूम किया तो उसके अंदर कार्बन आया, ठीक है, फिर उस कार्बन को वो बायोलॉजिकली एक्युमुलेट होता है इनटू देयर बॉडीज़। फिर दीज एनिमल्स और प्लांट अगर ये डेथ कर जाए तो भी ये कार्बन जो है सॉइल के अंदर जो है वो डिपोजिशन फॉर्म में चला जाता है। कुछ कार्बन जो है वो रिलीज बैक टू द एटमॉस्फियर होता है। फॉसिल फ्यूल जितने भी बनते हैं वो सब कार्बन से बनते हैं। इसीलिए कार्बन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो तेल होता है ना, क्रूड ऑयल, पूरे दुनिया से भारत क्रूड ऑयल खरीदता है, कच्चा तेल। कच्चा तेल जो हम भारत खरीदता है, तो अगर मान लीजिए कि कच्चे तेल की कीमत $1 भी बढ़ गई तो हमारे यहाँ तेल की कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सरकार तेल की कीमत पे कंट्रोल लगा सकती है। लगा सकती है, वो सिर्फ एक काम कर सकती है, तेल के ट्रांसपोर्टेशन जो चार्ज होता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, उसको घटा सकती है। न ही वो तेल के मैन्युफैक्चरिंग कास्ट को घटा सकती है, न ही वो तेल के इंटरनेशनल प्राइस को घटा सकती है, कोई भी गवर्नमेंट हो। क्योंकि हम जब कच्चा तेल खरीदते हैं तो मथुरा रिफाइनरी जैसी जगहों पर जाकर उसको ब्लास्ट फर्नेस में क्रूड ऑयल को पास किया जाता है, जिसमें वो अलग अलग अपनी कैलोरीफिक वैल्यू के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट होता है। और फिर उसके बाद से हम उस क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, नेफ्ता, ठीक है, ये सब प्राप्त करते हैं। और उसके बाद जो सबसे उसका वेस्ट मटेरियल बचता है वो होता है कोल तार, जिससे सड़क बनती है आपकी, ठीक। तो अब चूंकि रिफाइनरी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, तो भाई जाहिर सी बात है तेल का दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। डीजल का प्राइस बढ़ रहा है, डीजल की गाड़ियाँ बंद कर दीजिए, डीजल का प्राइस गिर जाएगा। डीजल की गाड़ियाँ बंद कर दीजिए, डीजल का प्राइस गिर जाएगा। यही सरकार ने किया, डीजल की गाड़ियाँ कम कर दी। अब वो डीजल जो होगा वो कहाँ इस्तेमाल होगा? वो किसानों के लिए इस्तेमाल होगा, वो किसानों के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये फ़ायदे का बात हुआ कि नहीं? अब इसको हम और इलेबोरेटेड फॉर्म में देखें तो जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि श्रीलंका में तेल जो है वो सस्ता है भारत से। अक्सर लोग कमेंट करते हैं, आपको यहाँ पे समझा दूँ एक छोटी सी चीज़। श्रीलंका में जो उनकी श्रीलंका की करेंसी है वो इन कंपैरिजन टू भारत की करेंसी, उसकी वैल्यू कम है, ठीक है। अब अगर आप श्रीलंकाई करेंसी में तेल खरीदते हैं श्रीलंका में, तो आपको मान लीजिए कि 50 रुपये का तेल आपने वहाँ खरीदा, ठीक, उनके करेंसी के हिसाब से, तो आपको 1 लीटर मिला। अब भारत में बैठकर आप सोच रहे हैं कि उनको 50 रुपये का तेल, 50 रुपये में 1 लीटर तेल मिल गया, पर उनके हिसाब से वो 50 रुपये महंगा है, वो महंगा है, पर आपके हिसाब से सस्ता है, क्योंकि आपकी करेंसी की वैल्यू उस कंट्री में क्या है ये पहले देखना चाहिए। तब आप बताइए कि उस देश में तेल सस्ता है कि महंगा है, तब इस पे आप जिक्र करें। देखिए, इन्वायरमेंटल साइंस सोशल एस्पेक्ट्स और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पे भी बोलने की इजाज़त देता है, इसीलिए इस विषय का बहुत महत्व है। अब वाटर साइकिल, वाटर साइकिल पुरानी नानी की कहानी जैसी है। समुद्र का पानी भाप बना, भाप बनकर ऊपर गया, ऊपर गया तो ठंडा हो गया, ठंडा होकर क्या बना? बादल बना, बादल बनकर फिर वो आगे चला। जहाँ पर बादल और धरती के तापमान, उस वायुमंडल के तापमान में जिसमें वो बादल पहुँचा, वेरिएट हुआ, टेम्परेचर बढ़ा तो वो पानी बरसेगा। मतलब कि प्रोसेस इज इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। मुख्यतः तो यही है, इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन जो आप देख रहे हैं। अब इसमें कई चीज़ें, आप नई चीज़ देख रहे होंगे। वाटर का सबसे बड़ा रिजर्वायर ओशन है, और वाटर के कई रिजर्वायर हैं, ओशन, एटमॉस्फियर और सरफेस माने लिथोस्फियर। अब वाटर कहीं से भी इवेपोरेट हो जाए, झरने से इवेपोरेट हो जाए, पॉन्ड से इवेपोरेट हो जाए, पहुंचेगा ही ऊपर, ठीक है।
और फिर उसके बाद वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा और आ जाएगा नीचे। यहाँ पर एक टर्म देख रहे होंगे इनफ्लेमेशन, इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन मतलब कि दरार और आर के पहाड़ पे पानी बरसा तो उनके दरारों के थ्रू जो है और धरती पर वो ग्राउंड वाटर में मिले, तो उसको इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। अब अगर ग्राउंड वाटर, नदियाँ सारी ग्लेशियर से निकलकर समुद्र में मिलती हैं, जैसे गंगा, गंगा जो है वो हिमालयन गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है, जिस स्थान से निकलता है उसका नाम गोमुख है, और वो ग्लेशियर से निकलकर पूरा भारत का आधा जो है आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन ट्रेवल करते हुए फरक्का बिराज से होते हुए गंगा सागर में जाके मिलती है। उस स्थान को गंगा सागर कहा जाता है। हिंदू मैथोडोलॉजी के अनुसार वहाँ पे कपिल मुनि का एक महान मुनि थे, कपिल मुनि, जिनका एक आश्रम भी है। और एक कहावत भी है, कहते हैं लोग, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, क्योंकि इट इज़ वेरी टफ। आप ट्रेवल करके शिप से जाते हैं और ज़रा सा भी लहरें इधर उधर हुई तो आप भटक के पहुंच जाएंगे पाकिस्तान। अब वाटर में देखिए रिजर्वायर, एक रिजर्वायर आपका ओशन, एक आपका एटमॉस्फेयर और दूसरा आपका पॉन्ड, लेक, स्ट्रीम, ये सारे। यही चीज़ आप देखिए कार्बन में। कार्बन स्टोर कहाँ हो रहा है? कार्बन साइकिल ओशन में, लिथोस्फीयर में और वायुमंडल में। ठीक है। अब वाटर साइकिल में देखिए कि आप इवेपोरेशन हो रहा है। पानी जब भाप बनकर ऊपर उठता है, पानी समुद्र का जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो भाप बनकर ऊपर उठता है। आगे एक टर्म आएगा डाईमिथाइल सल्फाइड, तो उसको मैं यहाँ बता रहा हूँ फास्फोरस साइकिल में। अब डाईमिथाइल सल्फाइड DMS इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फास्फोरस साइकिल। ये हल्का होता है इसलिए उठ के समुद्र के सतह पे चला आता है, और जब सनलाइट उस पर पड़ती है तो वो खट से इवेपोरेट हो जाता है। इसी तरह पॉन्ड में भी, लेक में भी DMS सतह पर आता है और फिर पानी इवेपोरेशन के साथ ऊपर उठकर चला जाता है। बादल बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का बनना। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कई तरीके से बनता है। पहला तो उसमें एक या तो कोई एरोसॉल डस्ट पार्टिकल पहुंच जाए, ठीक है, हवा से उड़ के पहुंच जाए। मान लीजिए पहाड़ है, बेयर चट्टान है, उसमें हवा चल रही तो उसके धूल के कण ऊपर उड़ जाए, ठीक। या तो स्प्रिंगोमेना सेरेंजी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उस गन्ने के उस पे पाया जाता है, पत्तियों पे और मकई के। और ये जब इवो ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसमें कि पानी पत्तियों से निकलता है, उस दौरान उस पानी के बूंद में वो रहता है और सनलाइट पड़ने पर वो भी इवेपोरेट हो जाता है। और दो तरीका ये हो गया। तीसरा हो गया आपका कि जो है DMS ऊपर पहुंच जाए। चौथा तरीका बादल बनने का है कि जैसे मान लीजिए कि कोई मीटेरॉयर शावर हुआ, उल्का पिंड के छोटे छोटे टुकड़े कहीं वायुमंडल में हमारे घुसे तो वो टूट जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं, और विखंड होने के बाद से जो है उसके कुछ डस्ट ऊपर रह जाए तो वो जब ट्रोपोस्फियर की होराइजन में पहुंचते हैं तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने चारों तरफ बाइंड करना शुरू करते हैं। ठीक उसी तरह ये प्रोसेस होता है। जैसे आप गर्मी के दिनों में धूल उड़ती है ना, तो जब आप पानी डालते हैं तो क्या होता है, धूल के कण बैठते हैं। वो बैठते कैसे हैं? वो उस कण से बाइंड अप हो जाता है पानी। उसी तरह वहाँ पे भी पानी बाइंड अप होता है। चूँकि वहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है इसलिए वो क्लाउड एकदम बनाए रहते हैं, भाप भाप धुआं का एकदम बादल ऊपर आपको दिखता है। बहुत पहले जो है जब मैं छोटा हुआ करता था तो मैं सोचता था कि अगर मैं प्लेन से उतर जाऊं बादलों पे तो मैं बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करूंगा। फिर जैसे मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि जो है बादल गैसियस होते हैं, उतरेंगे तो सीधे नीचे ही गिरेंगे, ठीक है। तो वही आसमान से गिरा और खजूर पे अटका। तो क्लाउड्स इस तरह बनते हैं 4 तरीके से। तो ये अब क्लाउड ऊपर बना और बादल बनकर जब ऊपर गया तो फिर क्या हुआ कि अब बादल मूव कर रहा है बाय द वर्चू ऑफ विंड। अब मूव कर रहा है, जहाँ पर एटमॉस्फेयर में उसको चेंज मिला तो बर्फ़ की तरह वो भी मेल्ट हो जाएगा। बर्फ़ कहाँ से मेल्ट होती है? नीचे से मेल्ट होती है। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं ड्यू लेयर। ये नीचे की परत से मेल्ट होती है। अब मान लीजिए कि यहाँ टेम्परेचर हल्का सा भी वेरिएट हुआ तो ये पानी बरसना शुरू हो गया, ठीक। अगर ये ठंड प्रदेश में होगा तो यहाँ पे स्नोफॉल होगा, बरसेगा पानी ही, पर चूंकि वो
जम जाएगा, इसलिए उसको स्नोफॉल कहते हैं। ठीक है, तो ये वाटर का साइकिल हो गया। अब ये ग्लोबल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, जिससे बता रहा है कि इवेपोरेशन किस दर से हो रहा है, प्रेसिपिटेशन किस दर से हो रहा है, और रन ऑफ क्या है। रन ऑफ मतलब वही है, सारे नदियों का पानी बह के समुद्र में जा रहा है। दिस इज नोन एज रन ऑफ, ग्लोबल रन ऑफ, नथिंग एल्स। रन ऑफ इज अ वेरी सिंपल बट जस्ट इट इज अ टर्म यूज फॉर द डाउनवर्ड फ्लो ऑफ द रिवर इनटू द ओशन। अब जहाँ पर ओशन और रिवर मिलेगा ना, ओशन और रिवर जहाँ मिलेगा उस पॉइंट को स्चुरी कहते हैं। स्चुरीज की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है इन केस ऑफ जो है इकोसिस्टम, एक्वाटिक, और टेरेस्ट्रियल में जो है रेन फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखिए इन्फ्लेमेशन मतलब ये ग्राउंड में जा रहा है, ग्राउंड वाटर में जा रहा है। कई चीज़ें होती हैं कि नीचे झरने का स्रोत क्या होता है, पानी उसमें भरा हुआ है, और वो जैसे मटका रखा है आपने, उसमें पानी भर दिया, आपने कहीं छेद कर दिया तो वो पानी गिर रहा है, फिर वो अब उस मटका खाली ना हो इसलिए नेचर उसको फिर से उस पानी से भर देता है। तो उस प्रोसेस को इन्फ्लेमेशन कहते हैं, इन्फिल्ट्रेशन। अब देखिए ये चीज़ें जो मैं बताया हूँ, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इन्फ्लेमेशन और रन ऑफ, इन्फिल्ट्रेशन एंड रन ऑफ, यही चीज़ को यहाँ पे विस्तार रूप से लिख दिया हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट्स बना सकते हैं। अब आइए फास्फोरस साइकिल पर। फास्फोरस साइकिल, अब ये इसके बाद हम दो साइकिल पढ़ रहे हैं जो सेडिमेंट्री है। अभी तक हम वो साइकिल पढ़ रहे थे जो गैसियस है और जिसके तीनों रिजर्वायर है, 3 रिजर्वायर है। कौन कौन से? ओशन, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, तीनों। पर मेन रिजर्वायर की बात करें, मेन क्वेश्चन आ गया कि विच इज द मेन रिजर्वायर ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, इट इज एटमॉस्फेयर। विच इज द मेन रिजर्वायर ऑफ वाटर साइकिल, इट इज एटमॉस्फेयर। फास्फोरस साइकिल में देखिए, फास्फोरस जो है वो फॉस्फेट रॉक से वेदर्ड होकर अपलिफ्ट होता है, और अपलिफ्ट होने के बाद से इसको प्लांट्स अलग अलग बैक्टीरियाज को तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद से जो है अलग अलग फॉर्म में, मैंने एक वीडियो डाला था सॉइल पे इसके पहले, जिसमें कि हमने लिखा है कि कौन कौन से फॉर्म में वो अपटेक हो रहा है मिनरल, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, केमिकल वाला। उसमें ये सारा चीज़ डिस्क्राइब्ड है, किस फॉर्म में वो जाता है, और ये अक्सर एग्ज़ाम में आता है। क्या बात है, किस फॉर्म में वो जाता है, अक्सर ये एग्ज़ाम में आता है। तो अब ये जो है एनिमल है, प्लांट्स हैं, डेथ एंड डिकम्पोजिशन के बाद भी जो है फास्फोरस जो है वो नीचे की तरफ मूव करता है। सॉयल में भी होता है, वो रन ऑफ के, जैसे बारिश हुई तो बारिश के साथ सॉयल जो है वाटर बॉडी में मिल गया, तो ये फास्फोरस जो है यहाँ पर फिर मिला, फिर ये सेडिमेंट होकर नीचे बैठ गया। फास्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल दोनों ही डीएमएस को रिलीज कर सकती हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से पैरेलल चलती हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ पैरेलली चलती हैं, जैसे ट्रेन की 2 पटरियाँ। पर डीएमएस जो कि डाई मिथाइल सल्फाइड है, तो इट इज मेजरली रिलीज बाय द सल्फर साइकिल। अब फास्फोरस कहाँ से मिल रहा है, देखिए वही चीज़, वेदरिंग, एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट, फिर उसके बाद से एब्जॉर्प्शन बाय एनिमल, प्लांट को एनिमल ने खाया, एनिमल मरा, डेड डिकम्पोजिशन के बाद से वो फास्फोरस उसके में सॉइल में डिजॉल्व हो गया, फिर वो वापस सेडिमेंटेशन फॉर्म में पहुंच जाता है। यही चीज़ जो मैंने पढ़ाया है ना, यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। फिर आइए सल्फर साइकिल की बात करें। सल्फर भी एक सेडिमेंट्री साइकिल है। सल्फर का सिर्फ एकमात्र स्रोत है डीएमएस, जो इसको वायुमंडल में ले जाता है। बाकी एज सल्फर कंपोनेंट ये नहीं आ रहा है, इसीलिए सेडिमेंट्री है। और ये सल्फर ये समुद्र में आपको, और उसके बाद से इसका स्रोत आपका इंडस्ट्रियल प्रोसीजर है, डेथ एंड डिकम्पोजिशन है, एसिड रेन, सल्फ्यूरिक एसिड का रेन होता है। तो अब चूंकि अगर एसिड रेन ज़्यादा हो गया तो वो डेंजरस है, पर हल्का फुल्का हुआ नॉर्मल, अगर इस पर सॉइल टॉलरेट कर रहा है उसको, मतलब कि इंटॉलरेबल लिमिट है, देन इट इज़ फर्दर गोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन, और फिर ये नीचे की तरफ डिपॉजिट हो जाता है एज एन रिजर्वायर। अब इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम प्रोसेस को। स्टेप्स ऑफ सल्फर साइकिल क्या? पहला है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से
दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड और एलिमेंट ऑफ सल्फर बनता है। फिर उसके बाद से ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंटल सल्फर, सल्फर का ऑक्सीडेशन प्रक्रिया ऑक्सीजन से वो रिएक्ट करके बनता है। रिडक्शन ऑफ सल्फेट के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बैक्टीरिया सल्फर साइकिल के लिए होते हैं वो है डी सल्फोविब्रो। डी सल्फोविब्रो इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया यूज होता है जो सबसे ज़्यादा सल्फर साइकिल में सल्फर को तोड़ने के लिए, वो यही है डी सल्फोविब्रो। इसके बाद से आपका जो है और भी कई सारी फैमिली जैसे क्लोरोबैसिलस है, फिर इसके बाद आपका डी सल्फोमैक्युलम है। ये बैक्टीरिया हैं जो अलग अलग कंपोनेंट को तोड़ रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन के डिग्रेड होने पर अमीनो एसिड जो है वो रिलीज होता है और अमीनो एसिड में सल्फर की भी मात्रा होती है, और इस चीज़ को जो है डी सल्फोटोमैकुलम बैक्टीरिया जो है इस्तेमाल करता है अपने सोर्स ऑफ एनर्जी कंपोनेंट के लिए। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। अब जो सल्फेट आपका जो है ये फर्स्टली सल्फेट कन्वर्ट होता है सल्फाइट में और यूटिलाइजिंग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट साइकिल। सेकेंडरी है कि रिडक्शन ऑफ सल्फाइट जो होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड में हो जाता है। दो तरीके से रिडक्शन ऑफ सल्फेट होता है इसी प्रोसेस में। इसी ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये प्रोसेस। फिर इसके बाद से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मैंने जिक्र किया जो उसमें इस्तेमाल होते हैं, अक्सर एग्जाम्स में भी आ जाते हैं। फिर एक नया टर्म आया था मेरे पास, डाइजोट्रॉप्स, तो मैं सोचा इसको एक्सप्लेन कर दूं। नया नहीं है बहुत पुराना। डाइजोट्रॉप्स वो स्पीशीज होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में इनका बहुत रोल होता है। जैसे राइजोबिया फ्रैंकिया सिम्बायोसिस रिले करता है, और जो है एजोस्पाइरलम स्पीशीज़ है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। जितने भी डाइजोट्रॉप्स होंगे, जितने भी फिक्सिंग, डाइजोट्रॉप्स मतलब सिंपल जान लीजिए फिक्सिंग। फिक्सिंग क्या, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया है, और आपका फास्फोरस हो गया, जो भी कैल्शियम, जो भी मिनरल कंपोनेंट है जो फिक्स कर रहे हैं, तो जो सेटलिंग कराते हैं ना उनको जो है अंग्रेजी में ये डाइजोट्रॉप्स श्रेणी में रखा जाता है। अब ये दो प्रकार का होता है ब्रॉडली, एक फ्री लिविंग डाइजोट्रॉप्स होता है, एक सिम्बियोटिक होता है। फ्री लिविंग मतलब कि स्वतंत्र। अब जब स्वतंत्र है, आज़ाद है, फ्री लिविंग है, तो वो कई कैटेगरी में बढ़ता है। एरोबिक मतलब कि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कहेगा, जिसमें सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर जगह आता है उसी को मैंने यहाँ रखा है। इस जो प्रेजेंटेशन है इसमें मैंने जो भी बैक्टीरिया रखे हैं, जो भी हमने स्पीशीज़ का जिक्र किया है, वो सब एग्जाम्पलेशन पॉइंट ऑफ व्यू के रखा है, बाकी को मैंने हटा दिया है, कोई ज़रूरत नहीं। जैसे एरोबिस है जिसमें एजोटोबैक्टर सबसे ज़्यादा आता है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है डिग्रेडेशन कर रहा है कंपोनेंट का, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो या जो है आपका कोई भी ब्रेकडाउन हो। एनारोबिक में क्लस्टोडियम आता है, विथेनोकोकस आता है, फिर डी सल्फोविब्रो आता है, डी सल्फोगिन आता है, फिर ये ऑब्लिगेट दैट कैन नॉट टॉलरेट ऑक्सीजन इवन दे आर नॉट फिक्सिंग नाइट्रोजन। अब एनारोबिक और फैकल्टेटिव एनारोबिक को समझिए। एनारोबिक मतलब कि वो ऑक्सीजन को टॉलरेट नहीं करेंगे, चाहे वो नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कसम खा लेते हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे चाहे हमारे पास एप्पल का लैपटॉप हो और चाहे हमारे पास जो है एप्पल का टैबलेट हो, ठीक। फैकल्टेटिव एनारोबिक क्या है? फैकल्टेटिव एनारोबिक है कि ये बैसिलस हो गए, इशर्शिया हो गए, कैबिलिया हो गया, तो ये जो स्पीशीज़ हैं ये नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे पर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं करेंगे, बस यही एक कंडीशन होती है। विदाउट ऑक्सीजन करेंगे, विदाउट ऑक्सीजन करेंगे। फिर इसी तरीके से में ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक आते हैं जिसमें एनाबेना, नॉस्टॉक आता है, टाइकोडेमिस आता है। तो ये जो होते हैं ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ओशन में करते हैं, जिसमें आपका जो है टाइकोडर्मिस, ट्राइकोडिसिम जो है ये आपका एक मिनट
ये जो ट्राइकोडिसिमिया है, ये स्पीशीज सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ओशियन में फिक्स करता है। फिर एनऑक्सीजनिक कंडीशन में आपका रोडोस्यूडोमोनास आते हैं, रोडोबैक्टर्स आते हैं, ये सब जो है एनऑक्सीजनिक कंडीशन में करते हैं। मतलब एनऑक्सीजनिक कंडीशन मतलब कि ऑक्सीजन लिबरेट ही नहीं करेंगे। ये करते क्या है, ब्रेकडाउन के लिए फोटोसिंथेटिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, पर ये ऑक्सीजन नहीं लिबरेट करते, ऑक्सीजन नहीं लिबरेट करते। जैसे एनारोबिक कंडीशन में मिथेनोकोकस है, मिथेनोकोकस मीथेन लिबरेट करता है। ये बेसिकली पैडी फील्ड, जैसे कि आप इसमें देखें धान की जब खेती होती है तो उसमें पानी लगा होता है, तो पानी लगा होता है तो बहुत सारे लोग क्यों कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज के लिए मीथेन रिस्पॉन्सिबल है, और मीथेन सबसे ज़्यादा इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि हम धान की खेती में पानी को, वाटर को लॉगिंग करके जो है खेती करते हैं, और इससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मीथेन रिलीज होती है, क्योंकि वहाँ पे वो मिथेनोकोकस बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। और ये फेवरेबल इन्वायरमेंट जो होता है ये वायुमंडल में मीथेन को बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेबोरेट कर देता है। और इसीलिए जो है लोग कहते हैं कि एक बार हमसे एक व्यक्ति कहा कि जो है, मैंने पूछा कि मीथेन का धान से क्या रिलेशन का, धान का जो खेत होता है वो धान का जो पौधा होता है ये मीथेन निकालता है। जैसे ऑक्सीजन साइकिल जब मैं पढ़ा रहा था तो मुझे एक याद आया बात। एक बार मैं गया था, कोई पंडाल लगा था, मेला लगा था, तो उसमें लिखा कि गाय जो है वो ऑक्सीजन निकालती है। मैं सोच रहा था कि ऐसे विद्वान हमको मिल जाएं तो मैं उनको कहूँ कि भाई तुम चलो थोड़ा, तुमको मैं फ्री में कोचिंग पढ़ा दूँ, फ्री में ट्यूशन पढ़ा दूँ। गाय, घड़ियाल, मगरमच्छ, इंसान, सांप, छिपकली, गोजर, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। अल्प ज्ञान जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है, वही हाल है। तो धान का पौधा नहीं निकालता है मीथेन। धान के पौधे जहाँ रोपे जाते हैं उस खेत में हम क्या करते हैं, पानी को रोक देते हैं ना, तो पानी के रुकने से वहाँ काई लगना शुरू होती है, वो उससे मिथेनोकोकस बैक्टीरिया जो है वो उनके लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन होता है, अब वो मीथेन थोड़ा सा लिबरेट कर देते हैं। इसीलिए जो है जब कार्बन डाइऑक्साइड का आप ग्लोबल सर्कुलेशन मॉडल देखेंगे तो इंडिया का देखेंगे तो सबसे ज़्यादा उसमें मीथेन निकलता है, क्योंकि भारत के लोग चावल प्रेमी होते हैं। आप भारत को चावल से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। चावल मीन्स धान। अब जो आपका फ्री लिविंग डाइजोट्रॉप्स, अब दूसरा है सिम्बियोटिक डाइजोट्रॉप्स। सिम्बियोटिक मतलब कि ये जो एक रिलेशनशिप बनाकर ही काम करेंगे। तो जैसे राइजोबिया है, लिग्यूम्स प्लांट, जो मैंने नाइट्रोजन फिक्सेशन बताया ना, लिग्यूम्स इसमें रूट नोड्यूल होता है, तो उसमें जो है ये पाए जाएंगे। साइनोबैक्टीरिया में ट्राइकोडर्मन जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। कोरल रीफ में अगर साइनोबैक्टीरिया है तो वो इन कंपेरिजन टू टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट दुगना नाइट्रोजन फिक्स करता है। जैसे मान लीजिए कि लैंड एरिया में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है वो 660 kg पर हेक्टेयर पर ईयर हो रहा है बाई साइनोबैक्टीरिया स्पीसीज, पर अगर यही चीज़ कोरल रीफ के द्वारा किया जाएगा ओशन में तो इसी का दुगना हो जाएगा, इसी का डबल हो जाएगा। इसमें मैंने बताया था ना कि ट्राइकोडिसेमियम स्पीसीज जो है वो फिक्स करता है वो सबसे लार्जेस्ट स्केल पे। पूरे समुद्र में हो रहे नाइट्रोजन फिक्सेशन एक तरफ, और उसका आधा ये बंदा अकेले करता है, आधा अकेले करता है। मेराइन सरफेस पे पाए जाने वाले लाइचेन थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा आप लोग, आपके इंपॉर्टेंट के लिए है। जैसे मेराइन सरफेस पे लाइकेन्स और जो है नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज इन प्रोटियोबैक्टर और प्लैंटोमाइसिटीज जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सिग्निफिकेंटली फिक्स करते हैं। सिम्बियोसिस ऑफ रूट नोड्यूल्स का जो एसोसिएशन, इसमें लिग्यूम और नॉन लिग्यूमिनस की मैंने बात की अभी, तो इसमें जो है जैसे सोयाबीन है, पीनट है, अल्फा टेक्सा है, तो इसके लिए सिम्बियोटिक राइजोबिया बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। रूट नोड्यूल में राइजोबिया, ठीक, रूट नोड्यूल में जो फिक्सेशन होगा वो राइजोबियम के द्वारा होगा, और जो नॉन लिग्यूमिनस में होगा वो एंटी राइजोबियल होगा, ठीक है। एंटी नोर्जल प्लांट जो होंगे, जैसे बेरी है, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब जैसे मान लीजिए जिसके रूट में लिग्यूम नहीं है, सीधा जिसके रूट में लिग्यूम नहीं है वो फ्रैंकिया बैक्टीरिया के द्वारा
वहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। जिसके में लिग्यूम है वो राइजोबिया के द्वारा होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। एंड सिम्बियोसिस मतलब डाई एटम से बाइंड अप होकर जो रेफलोडिया होते हैं स्पीशीज, एल्गा है, यूकैरियोटिक साइनोबैक्टीरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हो रहा है वो डाई एटम से बाइंड अप होकर होगा, तो उसको एंड सिम्बियोसिस कहते हैं। एंड सिम्बियोसिस में साइटोप्लाज्म से वो बाइंड अप हो जाता है और इनसेपरेबल फ्रॉम देयर होस्ट होता है, वो सेपरेट नहीं किया जाता और वहाँ पे वो नाइट्रोजन फिक्स करता रहता है। फिर इसके बाद से कुछ आपके जानकारी के लिए मैंने डाल रखा है, जैसे एनुअल कार्बन डाइऑक्साइड बाय द ग्रीन प्लांट कितना फिक्स होता है, वो 4 से 9 इंटू 10⁻13 किलो kg पर ईयर होता है। फिर वर्ल्ड प्रेसिपिटेशन जो है ईयर, जो आपका अमाउंट है रेनफॉल का, वो 4 से 46 जियोग्राम जो है वो आपका पर ईयर है। इसके बाद से एक मिनट, दिस इज 4.6 जियोग्राम जो है आपका वर्ल्ड प्रेसिपिटेशन है एवरेज। फिर चूँकि जियोग्राम एक नया टर्म है इसलिए इसको मैंने यहाँ पर रखा है। 0.9 जियोग्राम 99 जियोग्राम जो है वो लैंड एरिया पे पानी गिरता है। 3.47 जियोग्राम जो है वो ओशन सरफेस पे गिरता है। इसके बाद से जो आपका ये रन ऑफ कैलकुलेशन है वो एनुअल रिचार्ज रेट ग्राउंड वाटर का क्या है, ये एक सवाल अक्सर आता है। 1.0 से 0.2 जियोग्राम जो है वो आपका एनुअल रिचार्ज रेट है ग्राउंड वाटर का पूरे धरती पर। नाइट्रोजन जो फिक्स होता है वो दो तरीके से मैंने बताया था कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होंगे। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं वो है 140 से 700 mg पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, और जो इलेक्ट्रिफिकेशन और फोटोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा होता है वो 35 mg पर मीटर स्क्वायर पर ईयर होता है। दो टर्म इसमें मुझे मिले एनर्जी को जब मैं पढ़ रहा था इकोसिस्टम बाउंड्रीज को लेके, तो एक है ऑटोक्लेथस और एक है एलोक्लेथस। ऑटोक्लेथस मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर जो होता है जो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और जिसका ओरिजिन जो होता है वो इंटरनल ओरिजिन हो, उसी फोटोसिंथेसिस स्पीसीज से हो रहा है, वही इकोसिस्टम कर रही है, तो उसको हम ऑटोक्लेथनेस कहते हैं। एलोक्लेथनेस मतलब होता है कि वह स्पीसीज वह उसका ओरिजिन केमिकल का बाहर से हो, उस फोटोसिंथेटिक इकोसिस्टम में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो बाया डेथ और डीके के बाद से किसी ऑर्गेनिक मैटर के या स्पीसीज के पहुंचा है। जो सॉइल का कार्बन नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो रेशियो है वो है 6:7:1। आप अपनी जानकारी के लिए इसको नोट कर सकते हैं। लीटर जहाँ पाया जाता है डिकम्पोज वो होता है 3144:45:1। कुछ इम्पॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को रखा है, जैसे बायोजियोकेमिकल साइकिल इज ऑल्सो नोन एज मटेरियल साइकिल मैंने बताया था। फास्फोरस साइकिल में कौन सा लैक होता है, एटमॉस्फेरिक रिजर्वायर लैक होता है। ग्लोबल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो होता है उसका नेट फ्लो एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर फ्रॉम ओशन होता है। फिर फास्फोरस साइकिल जो फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करता है वो PO3-4 के उसमें होता है। फिर बायोजियोकेमिकल साइकिल जिसका जब रन कर रही हो तो रिस्पायरेशन से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो है सल्फर, नाइट्रोजन और फास्फोरस। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोजियोकेमिकल साइकिल में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, कन्वर्जन जो होता है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का जो है वो NH3 में हो रहा है। कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट टू नाइट्रेट इज टर्म्ड एज नाइट्रिफिकेशन। फिर जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है नाइट्रेट को सॉइल में, उसको जब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करने जाता है तो उस प्रोसेस को एसिमिलेशन प्रक्रिया कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो होते हैं जो सिम्बियोटिकली रूट में लिग्यूमिनस राइजोबियम, एक ये आया था अभी मैंने बताया जस्ट, जो आपको ये मैंने डिस्कस किया, डाइजोट्रप्स राइजोबिया। थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद से मैं फायर फैक्टर्स को अपलोड कर दूंगा
और कोई भी क्यूरी हो, कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो कृपया आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दें, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो फायर वाला है, उसकी फायर एज एन आपका फैक्टर जो है मैं इसको ऐड कर दूंगा। कृपया लाइक और कमेंट करते रहें, सब्सक्राइब कर लें। वैसे तो एजुकेशन चैनल है तो ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब होता नहीं है, पर ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।